नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कुछ विराम चिन्हों को, समझेंगे कि उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। आपको पता है, यदि विराम चिन्हों का प्रयोग हम सही से नहीं किए तो हम भाषा को नहीं जान पाए, समझ लीजिए। यदि हम पढ़ते समय विराम चिन्हों का इस्तेमाल सही से नहीं किए तो सुनने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, उसको समझने में कठिनाई होगी। विराम चिन्हों का भाषा में बहुत महत्व होता है। आइए मैं आपको दो वाक्य लिख करके समझाता हूं विराम चिन्हों का क्या महत्व होता है। देखिए, ये हमने एक वाक्य लिख दिया, एक वाक्य और लिखूंगा, यही वाक्य। वाक्य बिल्कुल एक जैसा है, परंतु विराम चिन्हों का प्रयोग करने से इसके अर्थ बदल जाएंगे। आइए दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर मैं अल्प विराम दे रहा हूं और इसमें यहाँ पर अल्प विराम दे रहा हूं। अब समझिए ये वाक्य का क्या अर्थ है और इस वाक्य का क्या अर्थ है। रोको मत जाने दो, अर्थात यहाँ पर आपको रोकना है, किसी व्यक्ति को रोकना है। रोको मत जाने दो, रोको। और यहाँ पर रोको मत जाने दो, यहाँ पर रोकना नहीं है, यहाँ जाने देना है। यहाँ पर रोको रोकना है, मत जाने दो, जाने मत दो। और यहाँ पर मत रोको, रोको मत जाने दो। तो अल्प विराम इधर उधर होने से इस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो यही होता है विराम चिन्हों का महत्व। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों को समझते हैं। ठीक है, तो पूर्ण विराम पहला है पूर्ण विराम। इसको बच्चा जानता है, सब जानते हैं इसके बारे में। जहाँ पर एक वाक्य पूर्ण तरह से समाप्त हो जाता है तो हम लगाते हैं पूर्ण विराम। वाक्य के समाप्ति के पश्चात एक खड़ी पाई लगाते हैं, उसे को बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है, वाक्य पूरा हो गया, समाप्त भी हो गया, उसे क्या एक पूर्ण विराम लगा दिए। ठीक है, कोई भी वाक्य है यदि पूरा हो गया है, समाप्त हो गया है, तो वहां पर क्या लगाते हैं, एक पूर्ण विराम लगाते हैं। अपूर्ण विराम क्या होता है, आप डाले होंगे हेडिंग, शीर्षक डाले होंगे, शीर्षक। तो शीर्षक क्यों डाला जाता है, किसी बात को समझाने के लिए, उसके विवरण को बताने के लिए, उसके विवरण को, डिटेल को बताने के लिए हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सर्वनाम के 6 भेद हैं, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, डाल देंगे हम अपूर्ण विराम। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम इस चीज़ को समझा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं। ये हेडिंग हो गया। तो किसी हेडिंग के पश्चात हम जो ये चिन्ह लगाते हैं उसको बोलते हैं अपूर्ण विराम। शीर्षक के पश्चात जो लगाते हैं हम चिन्ह, उसे बोलते हैं अपूर्ण विराम। इसका तात्पर्य यह है कि हम इस चीज़ को अब समझाएंगे, अर्थात इसका विवरण देंगे। ठीक है, अब अगला है अर्ध विराम। जहाँ पर आधा वाक्य समाप्त हो जाता है, आधा वाक्य, उसके बाद अर्ध विराम लगाते हैं। नाम से ही आप समझ रहे होंगे अर्ध विराम कहाँ। जैसे मान लीजिए मैं तुम्हारे घर गया तो था। देखिए, मैं तुम्हारे घर गया तो था, ये आधा वाक्य है, अधूरा वाक्य है, और अधूरा वाक्य समाप्त भी हो गया है, तो यहाँ लगेगा अर्ध विराम। परंतु तुम नहीं थे। क्या समझे, मैं तुम्हारे घर गया तो था, ये आधा वाक्य है और आधा वाक्य समाप्त भी हो गया है, तो यहाँ क्या लगा रहे हैं हम, अर्ध विराम, परंतु तुम नहीं थे। अब यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया, ये पूरा वाक्य भी समाप्त हो गया। जब पूरा वाक्य समाप्त हो जाए तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। जब अधूरा वाक्य समाप्त हो, आधा वाक्य समाप्त हो, तो वहाँ पर अर्ध विराम लगता है। ठीक है, अब देखिए अल्प विराम क्या होता है। जब समान शब्द वाक्य में आते हैं तो उसको अलग अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं।
आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ अल्प विराम के पास थोड़ा सा हमें रोका जाता है, थोड़ा सा रुकते हैं। देखिए जैसे दो चीज समझिए, इसका प्रयोग कब होता है? जहां पर वाक्य में समान दो शब्द आ जाए। जैसे मैं दिल्ली, आगरा और मुंबई गया था। मैं दिल्ली, आगरा और मुंबई गया था। तो देखिए यहाँ पर समान शब्द हैं, इसको अलग करेंगे थोड़ा सा हम। वहीं पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जब किसी वाक्य में दो समान शब्द आए तो उसको अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कोई नाम भी आ सकता है, जैसे रोहित, मोहित पढ़ने गए। तो देखिए रोहित और मोहित समान शब्द आए हुए हैं, यहां पर अलग होगा। किसी समान किताब का नाम हो सकता है, किसी समान वस्तु का नाम हो सकता है, किसी समान व्यक्ति का नाम हो सकता है। जब समान शब्द आए तो उसको अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है, और वहां पर हमें थोड़ा सा रुकना होता है, थोड़ा सा विश्राम लेना होता है। ठीक है। अब आता है विस्मय सूचक विराम। ये कब इस्तेमाल होता है? जब अत्यधिक शोक हो, अत्यधिक हास्य की बात हो, अत्यधिक आश्चर्य की बात हो, अर्थात मनुष्य के मन की तीव्र भावों को जब प्रकट किया जाता है किसी वाक्य में, तो वहां पर लगता है विस्मय सूचक विराम। जैसे हाय बहुत मीठा सेब है। ठीक है, हाय बहुत मीठा सेब है। तो यहाँ पर मनुष्य के तीव्र भाव को व्यक्त किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या लगेगा? विस्मय सूचक विराम। जैसे शाबाश तुमने मैच जीत लिया, शाबाश तुमने मैच जीत लिया। तो जो शाबाश है उसमें मनुष्य के तीव्र भाव को बताया गया है, तो शाबाश के पश्चात क्या लगेगा? विस्मय सूचक विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो जब किसी वाक्य से हमें प्रश्न का बोध हो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या देखने को मिलता है, जिससे हम प्रश्न पूछ सकें, उस वाक्य के अंत में हमें क्या लगाना पड़ता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है। जब किसी वाक्य से प्रश्न का बोध हो, जब किसी वाक्य से प्रश्न का बोध हो तो वहां लगाते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम कैसे हो, यहाँ क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इस वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है। वह कहाँ गया था, यहाँ क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको भी सब जानते हैं, जिस प्रकार से ये समझते हैं ना, उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह को भी सब समझते हैं। योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है, जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो वहाँ लगता है योजक चिन्ह। आपने समास पढ़ा होगा, द्वंद्व समास, वहाँ भी दो शब्दों को जोड़ा जाता है, वहीं 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 लगता है योजक चिन्ह। जैसे माता पिता, माता पिता, यहाँ क्या लगेगा? योजक चिन्ह, यहाँ योजक चिन्ह लगेगा। दिन रात, भाई बहन, ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा? योजक चिन्ह। ये दो शब्दों को जोड़ता है। अगला है निर्देशक चिन्ह। ये क्या होता है? जब किसी वाक्य में हम किसी चीज को, किसी शब्द को तुरंत निर्देशित करते हैं तो वहां लगता है निर्देशक चिन्ह। जैसे राकेश मेरा भाई पढ़ने नहीं जाएगा। किसी वाक्य को, किसी शब्द को तुरंत निर्देशित करने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुरंत वर्तमान समय में, तत्काल, वहीं पर जब हमें किसी चीज को करना हो निर्देशित, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। अच्छा, अब आप यह समझ रहे होंगे कि योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह समान दिखाई दे रहा है, एक ही प्रकार के दोनों है। तो समझिए दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? जो योजक चिन्ह है ना, वह छोटा सा लगता है, छोटा सा होता है। निर्देशक चिन्ह वह थोड़ा सा बड़ा होता है।
ठीक है। और ये जो होता है योजक चिन्ह, यह दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों शब्द मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। इस चीज़ को निर्देशित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोष्ठक क्या होता है? कोष्ठक चिन्ह देखिए, किसी वाक्य को लिखते समय जब कोई शब्द कठिन आ जाए, जिसको समझना बहुतों के लिए मुश्किल हो, तो उस शब्द को समझाने के लिए हम कोष्ठक में कुछ और लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते वक्त या पढ़ते वक्त चतुर्भुज आ जाए कोई शब्द और ये कठिन शब्द है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है, तो कोष्ठक में हम लिख देते हैं क्या? 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला। ठीक है। जैसे लिखते वक्त हम यहाँ पर आ जाए, मान लीजिए गौरैया आ जाए और बहुतों को ये नहीं पता है, उनको कठिन लग रहा है, तो कोष्ठक में लिख देंगे कि एक प्रकार का पक्षी। तो किसी कठिन शब्द को समझाने के लिए हम कोष्ठक में और चीज़ों को लिख देते हैं ताकि लोग समझ पाए कि हाँ ये चीज़ है, इसका विस्तार यहाँ पर है। तो कोष्ठक का प्रयोग कब करते हैं हम? जब किसी कठिन शब्द को समझाना हो। ठीक है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। जब किसी के द्वारा कही गई वाणी को साक्षात प्रत्यक्ष रूप से ज्यों कहते हो लिखते हैं ना, तो वहाँ पर हमें इसका प्रयोग करते हैं उद्धरण चिन्ह का। जैसे महात्मा गांधी ने कहा। अब देखिए जो कहा है वो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से लिखेंगे, ज्यों कहते हो लिखेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। तो हमें उद्धरण चिन्ह यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आप लोग पढ़े होंगे नरेशन अंग्रेजी में, करो या मरो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा है? इन्वर्टेड कामा लगा है, उद्धरण चिन्ह लगा है। किसी बात को, किसी वक्ता के बात को ज्यों कहते हो लिखते वक्त हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है, उद्धरण चिन्ह का। अब अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये क्या होता है? जब बड़े बड़े शब्दों को हम शॉर्टकट में लिख दें, सारांश में लिख दें, तो वहाँ पर हमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर, ये लाघव चिन्ह लगा दिए ना, इसका तात्पर्य क्या है? डॉक्टर पूरा पढ़ेंगे। जैसे VA, तो ये क्या हो गया? ये लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिए। बड़े बड़े शब्दों को हम छोटे में जब लिख देना, तो वहाँ पर होता है लाघव चिन्ह लगाना पड़ता है हमें। वहाँ पर जब बड़े बड़े शब्दों को हम छोटे में लिख दें, तो वहाँ हमें लाघव चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे मोहम्मद के पश्चात ये लगा दें लाघव चिन्ह, तो हो गया। तो इस प्रकार हमने कुछ विराम चिन्हों को देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोग विराम चिन्हों के महत्व को समझ गए होंगे। और भी कुछ बचे हुए चिन्ह हैं जिसको आगे आने वाले वीडियो में बताने का प्रयत्न करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।